Today our topic is leprosy. Leprosy इसको उर्दू में जज़ाम और हिंदी और सिंधी में कोढ़ कहते हैं और मेडिकल में इसका नाम हैंसन्स डिजीज़ है। इसका हैंसन्स डिजीज़ इसलिए पड़ा कि डॉक्टर जेरार हैंसन ने 1873 में इसको डायग्नोज किया, इसके ट्रीटमेंट स्टार्ट की, जब से इसका नाम हैंसन्स डिजीज कहा जाता है। लेप्रोसी ये एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ है। लेपर दैट मीन्स स्केलिंग, जो इनके पेशेंट्स के स्किन के ऊपर स्केलिंग होती है, तो वहाँ से इसका डिजीज़ का नाम लेप्रोसी पड़ा। ये बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है, सदियों पुरानी डिजीज़ है और उस दौर में इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट होते थे, जिनको लोग, जब कोई पेशेंट ऐसा आता था किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में, कम्युनिटी में, तो लोग उनको दूर दराज जो है जंगलों में छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि लोगों को ये था कि ये लगने वाली बीमारी है। और वाकई यही है कि ये बीमारी ज़ाहिर है लगने वाली तो है, तो लोग उनको दूर छोड़ के आते थे। इतने कदर उनकी जो है डेड बॉडी भी नहीं उठाते थे, काफ़ी लोग उनको वहीं जला देते थे या दफना देते थे, उधर ही किसी कब्रिस्तान के बजाय वहीं जहाँ वो मौजूद होता था, जहाँ जंगल में छोड़ते थे, वहीं उनकी तदफीन कर देते थे। तो ये एक किसी दौर में बड़ी ख़तरनाक डिजीज़ थी। फिर इसकी वैक्सीनेशन जैसे स्टार्ट हुई, तो अब इस टाइम जो है ये दुनिया में बहुत कम मिकदार में ज़रूर है, लेकिन फिर भी आज भी लाखों के तादाद में दुनिया में इस बीमारी के मरीज़ मौजूद हैं। काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जिनको ज़ाहिर है इनकी क्यूरेबल डिजीज़ है, उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर निशानात और जो स्किन के ऊपर उनके निशान हैं या उनका जो नुकसान या काज जो बन जाता है, वो एंड तक ज़िंदगी भर उनके निशानात रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी chronic infectious disease which is caused by Mycobacterium leprae। इसका जो काज है बीमारी का, वो एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया क्यूरेबल होता है, इसकी ट्रीटमेंट होती है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि ये टीबी के जरासीम, उसी टाइप का जरासीम है। ये उसका नाम, जैसे टीबी के जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल है और इसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। ये इसका काज है। इस बीमारी के साइन एंड सिम्टम क्या हैं, कैसे पता चले कि ये जो है कोई स्किन की और डिजीज़ है या ये लेप्रोसी है या हैंसन्स डिजीज़ है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि पेशेंट के स्किन के ऊपर मोर देन 5 पैचेस आते हैं, वाइट कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं या रेड कलर के पैचेस होते हैं, स्किन के ऊपर निशानात आते हैं। और उसके अलावा जिस एरिया में ये पैचेस होते हैं वहाँ सेंसेशन कम हो जाती है। पेशेंट को अगर कोई सुई या कोई चीज़ चुभा के देखेंगे तो उसको सेंसेशन नहीं महसूस होगी, उसकी जो है महसूस ही नहीं होगा कि ये कुछ हो रहा है वहाँ पे कुछ। उसके अलावा नमनेस से टिंगलिंग ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, जो पेशेंट है उसके फिंगर्स या उसके जो टोज़ हैं या उनके पाँव की उंगलियां हैं, उसमें सनसनाहट होती है एक किस्म की, या उसमें जो है नमनेस होती है। फीवर होता है पेशेंट को, जॉइंट पेन होता है, वेट लॉस होता है, आई प्रॉब्लम होता है। काफ़ी लोगों की आँखों की बीनाई भी चली जाती है अगर उसके आँखों के ऊपर उनका इफेक्ट हो तो। और ये इतने सीरियस या ख़तरनाक भी होती है कि ये अगर किसी फिंगर या किसी टो के ऊपर आ जाए तो वो गिर भी जाता है, यानी वो ख़त्म हो जाता है, उसको वहाँ जड़ से वो उंगली पूरी ख़त्म हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन आजकल इसके पेशेंट बहुत कम है, इसी वजह से हमें इसके बारे में इतनी पता नहीं है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी ये पेशेंट को अगर किसी को कांटेक्ट में आ गया, उसको जरासीम उसके अंदर चला गया, तो 3 to 5 ईयर्स का इंक्यूबेशन पीरियड है। 3 से 5 साल के दौराने के दौरान वो किसी भी टाइम अपने सिम्टम्स जाहिर करेगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से ये एक से दूसरे पेशेंट को लगता है या बीमारी दूसरे पेशेंट को, ये बैक्टीरिया फैलता कैसे है। इसका मोड जो है वो है डायरेक्ट कांटेक्ट। अगर कोई बंदा पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डेली उससे साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, तो उससे भी हो जाता है। अगर उसके आर्टिकल्स यूज़ करता है, उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसके जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, अगर वो इस्तेमाल करता है, उससे भी ये बैक्टीरिया लग जाता है। सबसे ज़्यादा काज इसका जो है बाय ड्रॉपलेट या एयरबॉर्न जो है इन्फेक्शियस डिजीज़ है। कोई पेशेंट जब छींकता है, खांसता है, तो उसके
जो 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 वेपर्स निकलते हैं या उसके जो उसके थ्रू सीक्रेशंस के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया दूसरे को लगने के चांस होते हैं। पेशेंट डायग्नोस कैसे किया जाए कि ये डिजीज़ है, तो ये कुछ स्किन के डॉक्टर जो होते हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट, वो इसको डायग्नोस कर लेते हैं। इसके साइन और सिम्टम से पता चल जाता है कि ये लेप्रोसी या हैंसन्स डिजीज़ है, या इसकी स्किन का जो है बायोप्सी की जाती है तो उससे इस चीज़ का पता चल जाता है, या उसके साइंस होते हैं। जैसे आजकल तो लेप्रोसी सेंटर्स हर जगह पे बने हुए हैं, तो वहाँ जाके आपको इस डिजीज़ के बारे में वो खुद डायग्नोज कर लेते हैं। अब प्रिवेंशन कैसे हो, कैसे इस डिजीज़ से बचने के लिए कोई तदाबीर की क्या की जाए। इस डिजीज़ के बचने के लिए ये कि सबसे पहले तो हमारे पास जो बच्चों को वैक्सीनेशन होती है उसमें जो BCG वैक्सीन होती है उससे बैक्टीरिया ये और जो TB का बैक्टीरिया है ये दोनों जो है एक्टिव नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे BCG वैक्सीन करवानी चाहिए, हर बच्चे को करानी चाहिए, उससे ये कि इस डिजीज़ से बचत हो जाती है। दूसरा ये है कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहें। पेशेंट को जैसे डायग्नोस हो जाए तो उसको आइसोलेट करना चाहिए, किसी अलग रूम में रखना चाहिए या अलग उसका बैठना उठना चाहिए। उसके आर्टिकल्स, उसके थिंग्स, उसकी चीज़ें, उसके तौलिया कपड़े उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके नेज़ल सिक्रेशंस या उसके मुंह के जो सिक्रेशंस हैं या खांसी है, बलगम है, उससे दूर रहना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, उसकी जल्द ट्रीटमेंट हो जाए कि वो इस डिजीज़ से जान छुड़ा सके या दूसरों को ना लगे। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अगर एक पेशेंट को एक डिजीज़ ये हो जाए तो इसकी ट्रीटमेंट तो सबसे पहले हमने बताया कि इनकी अगर BCG वैक्सीन करा दी जाती है तो ये उनकी लाइफ टाइम जो है सेव हो जाता है। उसके अलावा कुछ लोगों में वैक्सीन प्रॉपर नहीं हो पाती तो इसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर पेशेंट डायग्नोस हो गया तो इसमें डेप्सोन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दिस डिजीज़। इस डिजीज़ में डेप्सोन नाम के ट्रीटमेंट है जो ड्रग है जो कि इसकी चॉइस ऑफ ड्रग है। उसके अलावा जो है अदर इसमें जो है एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि आपको लेप्रोसी सेंटर पे तकरीबन मिल जाती हैं फ्री ऑफ कास्ट, और वहाँ से आप ट्रीट करा सकते हैं या किसी प्राइवेट सेटअप से भी इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। इसके अलावा इसको हाइजीनिक यानी सफाई सुथराई का ख्याल करना चाहिए, इसकी डाइट का ख्याल करना चाहिए कि इम्यूनिटी पावर इनका इम्प्रूव हो पेशेंट का, और वो इसी बहाने या इसी जो है इम्यूनिटी से ही वो अपने आप को कवर कर लेता है। पेशेंट को आइसोलेट करना चाहिए, दूसरे पेशेंट से बचाना चाहिए। दिस डिजीज़ इज़ 100% क्यूरेबल। अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई जाए तो ये 100% क्यूरेबल है, ख़त्म हो जाती है। इसका कोर्स जो है 6 से 12 महीने का 1 साल का कोर्स होता है और उसमें पेशेंट ठीक हो जाता है। हमारे एशियन कंट्रीज़ में एक मैडम रूथ फो, जिसने पूरी ज़िंदगी लेप्रोसी के पेशेंट की ट्रीटमेंट और खिदमत में गुजार दी, जिसके नाम पे हमारे कराची का जो सिविल हॉस्पिटल है उसका नाम भी मैडम रूथ फो के नाम से रखा गया है अभी उनकी डेथ के बाद। तो उसके जो है एशियन कंट्रीज़ में जितने भी ममालिक हमारे आते हैं उन सब में मैडम रूथ फो के सेंटर्स बने हुए हैं, लेप्रोसी सेंटर। हमारे कराची में 4 लेप्रोसी सेंटर है, जो सदर में है, मलीर में है और लांडी में भी एक है, मंगोपीर में लेप्रोसी सेंटर है, जहाँ पे आपके पेशेंट की डायग्नोस भी फ्री में हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट लाइफ टाइम जो फ्री में, इतना कर तक घर पे आके उनकी मेडिसिन पहुँचा देते हैं। उसके अलावा हैदराबाद में भी है, आई थिंक मीरपुर खास में भी, हमारे सिंध में जो है इनके सेंटर हैं। हैदराबाद में लतीफ़ाबाद में एक लेप्रोसी सेंटर बहुत बेहतरीन सेटअप है जो पूरे एरिया को कवर करता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया लेप्रोसी के बारे में, जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। काफ़ी लोग गांव देहात में वो इनको एलर्जी समझ लेते हैं या कहते हैं इसको मछली से या उससे जो एलर्जी हो गई खाने से, इसी तरीके से वो सारी ज़िंदगी खुजाते रहते हैं और उनकी स्किन के ऊपर पूरे पैचेस होते हैं। तो लेप्रोसी सेंटर में किसी जगह जाके वो फ्री में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। हालांकि हमारे मेडिकल के जितने भी गवर्नमेंट के सेटअप है उसमें कहीं भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, न कोई स्किन का पाकिस्तान में डॉक्टर इसका देखता है। लेकिन जब उसने मैडम रूथ फो के जो सेंटर्स हैं उसमें इसकी फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट होती है और वहाँ तक पेशेंट को, अगर किसी को पता चले तो वहाँ तक पेशेंट को पहुँचाने की कोशिश की जाए। थैंक यू वेरी मच।